नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अच्छी पाठशाला पर स्वागत है। आज से हम सभी लोग अपनी पढ़ाई के साथ साथ दोस्तों मॉक टेस्ट भी लगाएंगे। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 1 है कृषि प्रावधानिक सहायक के लिए। तो यह काफ़ी आपकी तैयारी के लिए काफ़ी ज़रूरी साबित होगा, जिससे आप यह अनुमान लगा पाएंगे कि आपकी पढ़ाई के साथ साथ आपकी तैयारी कितनी पुख्ता है। तो यह हमारा इसमें करीब 15 टेस्ट हैं दोस्तों AGTA वालों के लिए, जो इसका पहला टेस्ट है। इसके बाद क्रमवार रूप से आपको आपके टेस्ट मिलते रहेंगे और आपकी क्लासेस भी आपको मिलती रहेंगी। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, उस पर बात करते हैं। टिकाऊ कृषि प्राप्त की जा सकती है अधिक साधनों से, अधिक अनुदान से, अधिक तकनीकी सहायता से, उत्पादों के अच्छे मूल्य से। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? इसका सही जवाब है अधिक तकनीकी सहायता से। अधिक तकनीकी सहायता से हम सभी लोग क्या कर सकते हैं और अधिक टिकाऊ कृषि को प्राप्त कर सकते हैं। ये तो आम बात है, ये कॉन्सेप्चुअल बेस्ड प्रश्न है कि मान लीजिए जो अगर हम क्या करेंगे, विज्ञान को अपनाएंगे नहीं, लोगों से पीछे रह जाएंगे। अधिक उपजाऊ किस्में वगैरह हैं, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हमारी जो कृषि उपज है वो काफ़ी बेहतर हो सके। तो वही कहा जा रहा है कि टिकाऊ कृषि किससे प्राप्त की जा सकती है? अधिक साधनों से, अधिक अनुदान से। हालांकि इनका अपना अधिक साधनों का अपना योगदान तो हो सकता है, अनुदान का भी अधिक योगदान भी अच्छी उपज प्राप्त करने में। अगर आपके पास वित्त नहीं होगा तो आप खाद पांस उर्वरक और या फिर ये जो अच्छे बीज हैं कैसे खरीदेंगे? किंतु अगर आपके पास तकनीक ही नहीं है तो क्या होगा, थोड़ा आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो टिकाऊ कृषि किससे प्राप्त की जा सकती है? अधिक तकनीकी सहायता से प्राप्त करी जा सकती है। अगला हमारा प्रश्न क्या है कि गेहूं का खपड़ा कीट, गेहूं में जो खपड़ा कीट लगता है हानिकारक होता है, इसकी कौन सी अवस्था जो है हानिकारक होती है? अच्छा, यह भी पूछा जाता है कि खपड़ा कीट जो है यह किस फसल से संबंधित है? जो खपड़ा बीटल है दोस्तों, यह किस फसल से संबंधित है? ये किस फसल का कीट है? तो गेहूं का है। आपके ऑप्शन क्या क्या दिए गए? लार्वा अवस्था, ग्रब अवस्था, निम्फ अवस्था या फिर मैगट अवस्था। तो जो खपड़ा बीटल है इसकी कौन सी अवस्था गेहूं को हानि पहुंचाती है? गेहूं की जो फसल होती है उसको हानि पहुंचाती है। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? खपड़ा बीटल की जो ग्रब होती है, ग्रब अवस्था अधिक इसकी हानि पहुंचाती है। तो इसका बी विकल्प सही हो जाएगा। गेहूं के जो खपड़ा बीटल है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? तो ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम इसका वैज्ञानिक नाम है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? अच्छा, हम चीज़ों को पढ़ने के साथ साथ जो अन्य प्रश्न बन सकते हैं उन पर भी हम बात करेंगे। मान लीजिए अगर आपसे खपड़ा बीटल का वैज्ञानिक नाम पूछ ले तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा? इसका वैज्ञानिक नाम दोस्तों होगा ट्रोगोडर्मा ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम। ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम हो गया। और इसका गढ़ कौन सा है? तो कोलियोप्टेरा इसका गढ़। इसका गढ़ कौन सा है? तो कोलियोप्टेरा गढ़। कोलियोप्टेरा इसका गढ़। जो जो ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम है कोलियोप्टेरा का एक सदस्य है, ठीक है। इसकी जो गर्भ अवस्था होती है वो अपेक्षाकृत अधिक हानिकारक होती है, जबकि जो इसके वयस्क होते हैं वो ना के बराबर या नगण्य नुकसान करते हैं। इनके जो दांत होते हैं दोस्तों काटने और चबाने टाइप के होते हैं। इनके जो दांत होते हैं काटने और चबाने टाइप के होते हैं। यह भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से कीट के दांत किस काटने और चबाने वाले हैं? तो इसके जो दांत हैं वो काटने व चबाने टाइप के होते हैं। अच्छा दोस्तों, वीडियो को धैर्य के साथ पूरा देखा करिए, तो आपकी चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी, ताकि इसके बाद आप लोग ये कहते हैं कि चीज़ें पढ़ी हुई नहीं आती। कहीं से भी आपने अगर कोचिंग वगैरह ली है या कहीं से भी आप तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखा करिए, वरना बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जो जानकारी है वो छूट जाती है। तो खैर, वैज्ञानिक नाम इसका क्या है? ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम। गढ़ कौन सा है? कोलियोप्टेरा गढ़ है। दांत कौन सा है? दांत इनमें कौन से पाए जाते हैं? काटने व चबाने प्रकार के इसके दांत पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है? सफ़ेद संगक का वैज्ञानिक नाम क्या है? जो सफ़ेद संगक होता है इसका साइंटिफिक नेम क्या है? हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा, होलोट्राइकिडिया, कॉन्सेगोनिया, स्पोडोप्टेरा लाइटस या फिर बेमेसिया टेबिसाई। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? इसका विकल्प बी आपका सही जवाब है। जो सफ़ेद संगक है होलोट्राइकिया कॉन्सेगोनिया इसका सही जवाब, इसका वैज्ञानिक नाम है, ठीक है।
अब कुछ अन्य जो आपके एग्जाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट है उनके कुछ अन्य के वैज्ञानिक नाम की अगर हम बात करें, इधर नाम लिख लेते हैं और इधर वैज्ञानिक नाम लिख लेते हैं। इधर वैज्ञानिक नाम लिख लेते हैं। तो आपका इधर कौन सा होगा, जैसे जो चने की सूढ़ी है दोस्तों, उसका कौन सा क्या वैज्ञानिक नाम है? चने की सूढ़ी, इसका क्या वैज्ञानिक नाम? हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा। हेलिकोवर्पा हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा इसका वैज्ञानिक नाम। सफ़ेद रंग का आपके ऑप्शन में ही दिया गया है, होलोट्राइकिया कॉन्सेगोनिया, ठीक है। और सफ़ेद मक्खी का इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? सफ़ेद मक्खी का जो अक्सर पूछे जाते हैं उनको ही हम सभी लोग पढ़ेंगे। सफ़ेद मक्खी का कौन सा वैज्ञानिक नाम है? तो बेमेसिया टेबिसाई। बमेसिया टबेसाई दोस्तों, ये इसका वैज्ञानिक नाम। जो आपका सफ़ेद भ्रंगक कीट है, सफ़ेद भ्रंगक जिसका वैज्ञानिक नाम होलोट्राइकिया कॉन्सेगोनिया है, यह आमतौर पर ज्वार, बाजरा, गन्ना, मूंगफली या इस प्रकार के जो पौधे होते हैं इनके कीट हैं आमतौर पर, ठीक है। इसको हम सभी लोग कुछ अन्य नामों से जानते हैं, जैसे कि गिडोला, गुबेरेला, कुरमुला, काक चेफर, ये सभी इसके कुछ अतिरिक्त नाम हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है कि दीमक के निवास स्थान को किस और से नाम से जाना जाता है? जो दीमक होता है उसका उसके जो निवास स्थान है वो आप लोग जानते हैं कि वो ऐसे मिट्टी के भुरभुरे टाइप के जो टीले बनाता है, उसी के अंतर्गत वो रहते हैं उसमें ऐसे। तो उसे क्या कहा जाता है? कैनाल, टनल, माउंड या फिर केव? जो दीमक के निवास स्थान होते हैं दोस्तों उनको माउंड कहा जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी आपका विकल्प सही हो जाएगा। दीमक को हम सभी लोग किस नाम से जानते हैं? तो दीमक को पंखी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो दीमक को पंखी भी कहा जाता है। यह आइसोप्टेरा गण का, इसका गढ़ कौन सा है? तो इसका गढ़ है दोस्तों आइसोप्टेरा। आइसोप्टेरा इसका गढ़ हो गया। और इसका कुल कौन सा है? इसका कुल है टर्मिटिडी। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। इसका कुल क्या है? तो टर्मिटिडी, इसका टर्मिटिडी कुल है। यह आमतौर पर अक्सर नमी वाले इलाके जहाँ पर जो सड़ी गली चीज़ें हैं उन क्षेत्रों में हमें अधिक देखने को मिलते हैं। तो दीमक के निवास स्थान को किस और नाम से जाना जाता है? माउंड के नाम से जाना जाता है। इसे हम सभी लोग पंखी भी कहते हैं। और इसका गढ़ क्या है? तो आइसोप्टेरा इसका गढ़ है, जबकि कुल टर्मिटिडी कुल से संबंधित है। अगला हमारा प्रश्न है कि पायरिल्ला कीट में किस प्रकार के मुखांक पाए जाते हैं? अभी हमने एक पहले ही प्रश्न पढ़ा है जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, चुभाने एवं चूसने वाले, काटने एवं चबाने वाले, चबाने एवं चाटने वाले या फिर शुष्काकार। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? जो पायरिल्ला में जो कीट होते हैं चुभाने एवं चूसने वाले होते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका ये विकल्प सही हो जाएगा। इसके अलावा जो हेमिप्टेरा गण के जो कीट होते हैं, जैसे बग्स हो गया, व्हाइट फ्लाई हो गया, एफिड हो गया, इसमें चुभाने व चूसने वाले मुखांक पाए जाते हैं। कुछ अतिरिक्त कीटों की अगर हम बात करें, जैसे कि जो हेमिप्टेरा गण के सदस्य होते हैं दोस्तों, हेमिप्टेरा गण के जो कीट होते हैं, जैसे कि कौन कौन से आपके हो गए? बग्स, व्हाइट फ्लाई, बग्स, व्हाइट फ्लाई, एफिड, इन सब में किस प्रकार के कीट वो पाए जाते हैं? चुभाने व चूसने वाले मुखांक पाए जाते हैं। चुभाने व चूसने वाले मुखांक पाए जाते हैं। ठीक है, तो पारिल्ला में चुभाने व चूसने वाले अंग पाए जाते, जो मुखांग होते हैं पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो हेमिप्टेरा गण के जो सदस्य होते हैं, जैसे कि बग्स, व्हाइट फ्लाई, एफिड, जिसे माहू वगैरह कहा जाता है, आमतौर पर सरसों के खेत में अधिक देखने को मिलता है। तो चुभाने व चूसने वाले मुखांग इसमें पाए जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि कार्यान्वयन को खींचने के अलावा कार्यान्वयन को खींचने के लिए आवश्यक कुल बल को क्या कहा जाता है? जो कार्यान्वयन होते हैं दोस्तों उसको खींचने के लिए
आवश्यक कुल बल को क्या कहा जाता है? प्रारूप, खिंचाव, अश्वशक्ति या फिर जोर। तो कार्यान्वयन को खींचने के लिए जो आवश्यक बल होता है उसे खिंचाव कहा जाता है। अश्वशक्ति किसे कहा जाता है? अश्वशक्ति क्या है? तो शक्ति की एक सामान्य इकाई होती है, ठीक है, जिस दर पर काम किया जाता है। आमतौर पर जिस दर पर काम किया जाता है उसे अश्वशक्ति कहा जाता है। ठीक है, जिस दर पर काम किया जाता है, जिस दर पर कार्य किया जाता है, जिस दर पर कार्य किया जाता है वह अश्वशक्ति कहलाती है। एक अश्वशक्ति होती है उसमें 746 वाट होते हैं। ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। एक अश्वशक्ति बराबर होती है 746 वाट के। एक मानव शक्ति बराबर होती है 0.1 अश्वशक्ति के। तो कार्यान्वयन को खींचने के लिए जो आवश्यक कुल बल होता है वो खिंचाव कहलाता है। अश्वशक्ति जो होती है जिस दर पर हम सभी लोग कार्य करते हैं वह अश्वशक्ति कहलाती है। एक अश्वशक्ति में 746 वाट्स होते हैं, वहीं एक मानव शक्ति 0.1 अश्वशक्ति के बराबर होती है। हैरो यंत्र है, कौन सा हैरो जो होता है वह किस प्रकार का यंत्र है? प्राथमिक यंत्र है या फिर जो प्राथमिक भू परिष्करण है या न्यूनतम भू परिष्करण है या उपयुक्त दोनों है? तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? जो हैरो है एक द्वितीयक भू परिष्करण यंत्र होता है, अर्थात इनमें से कोई नहीं इसका सही जवाब होगा। तो हैरो किस प्रकार का यंत्र होता है? हैरो द्वितीयक भू परिष्करण यंत्र होता है। द्वितीयक भू परिष्करण यंत्र। इसे मिट्टी पलट हल द्वारा भूमि की प्राथमिक जुताई करने के बाद खेत को तैयार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अच्छा, द्वितीयक जो भू परिष्करण यंत्र होते हैं उन्हें किसे कहते हैं? तो मिट्टी पलट जो हल होते हैं उनके द्वारा जब हम भूमि की प्राथमिक जुताई कर लेते हैं उसके बाद जब हम खेत को तैयार करने के लिए जिन यंत्रों को प्रयोग करते हैं वह द्वितीयक भू परिष्करण यंत्र कहलाते हैं। ठीक है, तो द्वितीयक भू परिष्करण यंत्र किसे कहते हैं? जो मिट्टी पलटने वाले हल होते हैं उनके बाद उनका इस्तेमाल करने के बाद जब हम खेत की तैयारी करने के लिए जिन यंत्रों का प्रयोग करते हैं वो द्वितीयक भू परिष्करण यंत्र कहलाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि थ्रेसर का उपयोग किया जाता है। जो थ्रेसर है वह उसका प्रयोग क्यों किया जाता है? अनाज की बुआई में किया जाता है या फिर फसलों की कटाई में या अनाज की मिलिंग में या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है अनाज की मिलिंग में दोस्तों। विकल्प सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका सही जवाब क्या है कि अनाज की मिलिंग में थ्रेसर का इस्तेमाल किया जाता है। अब कुछ अतिरिक्त जानकारी इसको नोट कर लेते हैं। जैसे अनाज की बुआई में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो सीड ड्रिल का किया जाता है। फसलों की कटाई में रीपर, कंबाइन, मोवर, हसिया, इन सबका फसलों की कटाई में इस्तेमाल किया जाता है। अनाज की मिलिंग में किनका इस्तेमाल किया जाता है? थ्रेसर हो गया, कंबाइन हो गया, आल पेड थ्रेसर हो गए। वहीं भूमि को समतल करने के लिए पटेला, स्क्रैपर्स, बेलन, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। तो अनाज की बुआई में किसका इस्तेमाल किया जाता है? बुआई में दोस्तों सीड ड्रिल का किया जाता है। सीड ड्रिल का इस्तेमाल किस में होता है? बीजों को बोने में। फसलों की कटाई में किसका इस्तेमाल होता है? तो कटाई में रीपर हो गया आपका, रीपर का इस्तेमाल फसल की कटाई में किया जाता है। कंबाइन हो गया, मोवर हो गया, हसिया हो गया, ये सभी फसलों की कटाई में इस्तेमाल करे जाते हैं। मिलिंग क्या है? थ्रेसर, कंबाइन, आल पेड थ्रेसर, आल पेड थ्रेसर, ये सभी हो गए मिलिंग के औजार हो गए। भूमि को समतल करने में
समतल करने में किनका इस्तेमाल किया जाता है? समतल करने में पटेला, स्क्रैपर्स, बेलन, इन सबका इस्तेमाल किया जाता है। पटेला हो गया आपका, स्क्रैपर्स, बेलन, इन सब का इस्तेमाल भूमि को समतल करने में किया जाता है। बीज अंकुरण क्षमता का परीक्षण किया जाता है ब्रोमाइड के द्वारा, आयोडाइड के द्वारा, क्लोराइड द्वारा या फिर फास्फाइड के द्वारा। तो जो बीज अंकुरण की क्षमता होती है, इसका परीक्षण करने के लिए क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। जो टेट्राजोलियम क्लोराइड होता है, उसका प्रयोग बीज की अंकुरण क्षमता का टेस्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बीजों में दोस्तों आमतौर पर जो जीवित जो बीज होते हैं उनमें श्वसन होता है। जब टेट्राजोलियम क्लोराइड को भ्रूण पर हम सभी लोग डालते हैं तो जो भ्रूण की जीवित कोशिकाएं होती हैं वो लाल रंग की हो जाती हैं। श्वसन की जो क्रिया होती है उसमें टेट्राजोलियम का रंग बीज के अपचयन के द्वारा रंग वाले यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है। और अगर जो भ्रूण होता है वह अगर मृत अवस्था में है तो उसके रंग में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका अगर पूरा नाम याद रखिए, टेट्राजोलियम क्लोराइड। टेट्राजोलियम क्लोराइड, इसका इस्तेमाल बीज अंकुरण की क्षमता का परीक्षण करने में किया जाता है। और कलर कैसा हो जाता है? जब हम सभी लोग टेट्राजोलियम क्लोराइड को जब भ्रूण पर डालते हैं तो कलर जो होता है वह जो भ्रूण की जीवित कोशिकाएं जो होती हैं लाल रंग की हो जाती हैं। रंग कैसा होता है? लाल हो जाता है। रंग कैसा हो जाता है? तो लाल हो जाता है। अगर मृत अवस्था में है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मृत अवस्था में रंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगला हमारा प्रश्न है कि संकर धान की 1 हेक्टेयर धान की रोपाई के लिए नर्सरी में बीज की दर कितनी होनी चाहिए? जो सीड रेट है कितनी होनी चाहिए? मैंने सीड रेट की एक पूरी वीडियो कराई हुई है, किस फसल के लिए कितनी सीड रेट की आवश्यकता होती है। जब आप सभी लोग क्राफ्ट साइंस की क्लासेस कर रहे होंगे तो हो सकता है आपको मैं फिर से उनको करा दूँ, ताकि आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। 40 से 42 किलोग्राम, 30 से 32 किलोग्राम, 25 से 27 किलोग्राम, 18 से 20 किलोग्राम। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? इसका सही जवाब है 18 से 20 किलोग्राम। जो जो धान की बीज होती है उसकी कई कैटेगरी होती हैं, जैसे कि SRI विधि में धान का जो सीड रेट होती है कितनी होती है? तो 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। संकर धान की 15 से 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की। और जो महीन चावल है उसकी जो किस्में होती हैं उसमें आमतौर पर कितनी सीड रेट इस्तेमाल होती है? तो 20 से 25 किलोग्राम इस्तेमाल होती है। मध्यम दाने वाली किस्में होती हैं वो 30 से 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल होती हैं। वहीं जो मोटे दाने वाली किस्में होती हैं उसमें 35 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से सीड रेट का इस्तेमाल होता है। तो मैं इधर ये क्या हो गया आपकी SRI विधि में कितना होता है? SRI विधि में 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। वहीं संकर धान हाइब्रिड जो सीड रेट होगी दोस्तों वो 15 से 18 किलोग्राम होगी। 15 से 18 किलोग्राम होगी। महीन चावल की किस्में, अब इनमें महीन, मध्यम और मोटा इसमें विभाजित कर लेते हैं इसको। ये हो गया आपका महीन, मध्यम और मोटा। तो महीन की 20 से 25 किलोग्राम, महीन जो धान है उसकी सीड रेट कितनी होगी? 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। जो मध्यम है उसकी 30 से 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 30 से 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। जो मोटा है, मोटा धान होगा उसकी 35 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 35 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल होगा। तो SRI की जो विधि होती है धान की उसके अंतर्गत 5 किलोग्राम,
संकर धान के लिए 15 से 18 किलोग्राम और महीन चावल की किस्म 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से। मध्यम दाने वाली जो किस्में होंगी 30 से 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, और जो मोटे दाने वाली किस्में होंगी उनकी 35 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से दोस्तों सीड ड्रिल का इस्तेमाल किया जाएगा। तो आपसे पूछा गया है यहाँ पर संकर धान की किस्म तो 15 से 18 किलोग्राम है, तो यही विकल्प मिलता जुलता है। उसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 15, वही विकल्प डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि सीड प्लांट तकनीक अपनाते हैं। जो सीड प्लांट तकनीक होती है किसमें अपनाई जाती है? प्याज में, आलू में, गन्ने में, टमाटर में। तो इसका सही जवाब क्या है? सीड प्लांट तकनीक का इस्तेमाल आलू में किया जाता है। वर्ष 1967 में पुष्कर नाथ जी के द्वारा इसका विकास किया गया था। ये किसके द्वारा विकसित की गई है? पुष्कर नाथ जी के द्वारा। पुष्कर नाथ के द्वारा कब विकसित की गई? तो वर्ष 1967 में की गई। इस विधि में होता है कि वायरस मुक्त पौधे प्राप्त किए जाते हैं और यह तकनीक आलू के बीजों को तैयार करने के लिए इस्तेमाल करी जाती है। तो सीड प्लांट तकनीक वर्ष 1967 में पुष्कर नाथ जी के द्वारा तैयार करी गई। किस फसल के लिए? तो आलू की फसल के लिए। ग्रोवर के लिए टैग का रंग कैसा होता है? जो ग्रोवर होता है उसके लिए टैग का रंग कैसा होता है? तो ग्रोवर के लिए टैग का रंग दोस्तों गुलाबी कलर का होता है, पिंक कलर का, अर्थात गुलाबी। जो ग्रोवर होता है उसका टैग कैसा होता है? ग्रोवर का टैग पिंक या फिर गुलाबी होता है। अगला हमारा प्रश्न है कि जल्द बीज का अंकुरण क्षमता परीक्षण है। टेट्राजोलियम परीक्षण, अंकुरण का परीक्षण, क्षेत्र परीक्षण या फिर पौरुष का परीक्षण। तो इसका सही जवाब है दोस्तों टेट्राजोलियम परीक्षण। विकल्प ए आपका सही जवाब हो जाएगा। जो टेट्राजोलियम परीक्षण, टेट्राजोलियम रसायन 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड और या फिर इसके स्थान पर ब्रोमाइड की डाइहाइड्रोजनेज एंजाइम के साथ अभिक्रिया होती है। तो जलद बीज अंकुरण क्षमता परीक्षण टेट्राजोलियम प्रकार का परीक्षण होता है। अगला हमारा प्रश्न कौन सा है कि भारत में गेहूं का जीन बैंक कहाँ स्थित है? जो भारत है दोस्तों उसमें गेहूं का जीन बैंक कहाँ स्थित है? RARI नई दिल्ली में, करनाल में, लुधियाना में या फिर कानपुर में। तो इसका सही जवाब क्या है? यहाँ पर किसका पूछा जा रहा है? तो गेहूं का दोस्तों पूछा जा रहा है। तो करनाल में इसका गेहूं का जीन बैंक स्थित है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प बी इसका सही जवाब हो जाएगा। डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च कहाँ स्थित है? तो करनाल में स्थित है। कुछ अतिरिक्त की बात की जाए, जैसे डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च कहाँ स्थित है? तो ये तो करनाल में स्थित है गेहूं का। और जो केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कटक उड़ीसा में स्थित है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो शिमला में स्थित है। भारतीय दाल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कानपुर में स्थित है। किनकी बात की जा रही है? DWR ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों करनाल में स्थित है। करनाल हरियाणा, करनाल में स्थित है। वहीं जो CRRI है ये कहाँ स्थित है? सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कटक में, कटक उड़ीसा। ठीक है। CPRI कहाँ स्थित है? CPRI कहाँ स्थित है? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में स्थित है। और IIPR भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? IIPR ये कहाँ स्थित है? तो कानपुर में स्थित है। ये हो गए आपके DWR करनाल, CPRI कटक, नहीं CRRI कटक, CPRI शिमला, IIPR ये कहाँ स्थित है? तो कानपुर में स्थित है। अंतर्वर्ती खेती में यदि एक फसल की उपज वृद्धि दूसरी फसल की उपज वृद्धि में सहायक हो तो उसे क्या कहा जाता है? ये हमने जो विपणन की क्लास है शायद उसमें कर रखा है इन सभी बिंदुओं को कि संपूरक किसे कहा जाता है, प्रतिस्पर्धात्मक किसे कहा जाता है या अनुपूरक फसलें किसे कहा जाता है। इन सब पर हमने विस्तार से उसमें क्लासेस कर रखी हैं दोस्तों। तो खैर इसका सही जवाब क्या होगा? जो अंतर्वर्ती खेती में यदि एक फसल की उपज वृद्धि दूसरी फसल की उपज वृद्धि में सहायक हो तो उसे क्या कहा जाएगा? अगर हम प्रश्न की बात करें
जैसे कि दिया गया है यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न को अपने समझने की कोशिश करते हैं। यदि एक फसल की उपज वृद्धि में दूसरी फसल की उपज वृद्धि में सहायक हो, यहाँ पर बात की जा रही है सहायक की, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे दोस्तों अनुपूरक फसल कहा जाएगा। इसका सही जवाब होगा संपूरक फसल दोस्तों, क्योंकि एक दूसरे की सहायता कर रही हैं। तो जिन उपज में उत्पादन साधनों के प्रयोग में प्रतिस्पर्धा ना होकर के पारस्परिक सहयोग होता है, यहाँ पर प्रतिस्पर्धा अगर होती तो प्रतिस्पर्धा का तात्पर्य होता चीज़ों को अवशोषित करने, जैसे खाद उर्वरक पांच को, सब जो खाद उर्वरक है आपकी, जिन चीज़ों का आप इस्तेमाल करते हैं कीटनाशक वगैरह का, तो उनमें चीज़ों के प्रयोग को लेकर के हमें प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी, तो वो प्रतिस्पर्धात्मक फसलें होंगी। तो यहाँ पर प्रतिस्पर्धा ना होकर के आपसी सहयोग है, अर्थात एक फसल का उत्पादन बढ़ने पर दूसरी फसल के फसल के उत्पादन में वृद्धि होती है, तो उसे अंतर्वर्ती खेती कहा जाता है। और ये जो अवस्था होती है दोस्तों, ये संपूरक उत्पाद कहलाती है। तो संपूरक उत्पाद में क्या है कि एक फसल की उपज वृद्धि होती है तो दूसरी फसल की उपज वृद्धि में वह सहायक होती है, तो उसे हम संपूरक कहा जाता है। एक दूसरे के लिए वो परस्पर पूरक का कार्य करती हैं। वहीं प्रतिस्पर्धात्मक में क्या होता है, एक दूसरे के लिए इन चीज़ों को इस्तेमाल को लेकर के वो प्रतिस्पर्धा करती हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है, अगला हमारा प्रश्न है कि अंतः फसली खेती लाभदायक होती है जब भूमि तुल्यांक अनुपात LER होता है, शून्य होता है, एक होता है, या एक से कम होता है, या फिर एक से अधिक होता है। तो दोस्तों जब एक से अधिक होगा तो अंतः फसली खेती जो होती है लाभदायक होती है। तो अंतः फसली खेती लाभदायक होती है यदि भूमि तुल्यांक का अनुपात एक से अधिक है। जब LER का मान जो एक से कम होगा तो आमतौर पर हमें हानि देखने को मिलती है। क्या दिया गया है कि LER की मान की बात की जा रही है। LER दोस्तों LER जो है भूमि तुल्यांक अनुपात, अगर एक से अधिक है LER का मान अगर एक से अधिक है तो क्या होगा, लाभदायक होगा। तो फसल दोस्तों क्या होगी, लाभदायक होगी। और अगर कम है तो क्या होगी, LER का मान अगर एक से कम है तो उत्पादन में हानि होगी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूँ। जो अंतः फसली खेती तब लाभदायक होगी जिसका LER का मान एक से अधिक होगा। अगर LER का मान एक से कम है तो ऐसा मिश्रण या अंतराश्वसन जो होगा उसमें उसके उत्पादन में दोस्तों हानि हमें देखने को मिलेगी। अगला हमारा प्रश्न है कि फसलों की जेली बनाने में सामान्यतया किस अम्ल का उपयोग किया जाता है। जो जेली बनाई जाती है उसको जेली बनाने के लिए किस अम्ल का उपयोग किया जाता है, साइट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, मैलिक अम्ल, या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों, इसका सही जवाब है जैम और जेली बनाने के लिए हम सभी लोग साइट्रिक अम्ल का इस्तेमाल करते हैं। जो जेली होती है ऐसे फसलों से तैयार करी जाती है जिसमें पैक्टिन व अम्ल प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। जेली बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, जेली बनाने के लिए दोस्तों पैक्टिन और अम्ल प्रचुर मात्रा में होने चाहिए। पैक्टिन और अम्ल जो हों वो प्रचुर मात्रा में हमें देखने को मिले तो उसकी जेली जो होती है अच्छी बनती है। जैसे अमरूद हो गया, नारंगी बेल हो गए, इन सब के अच्छी जेली बनती है। अमरूद बहुत ही इस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। अमरूद हो गए आपके, नारंगी बेल हो गया, ये सभी इसमें इस्तेमाल करे जाते हैं। लेकिन बेल का इस्तेमाल प्रमुख रूप से करा जाता है। निम्न संरक्षण के तरीकों में से कौन सा तरीका गृह स्तर पर सबसे अधिक सस्ता है, जेली बनाना, कैनिंग, जमाना, या धूप में सुखाना। तो धूप में सुखाने में ना ही किसी प्रकार की मेहनत लगती है, बस चीज़ों को वहाँ रखना होता है। तो धूप में सुखाना दोस्तों सबसे सस्ता तरीका है। जो धूप में सुखाना होता है, विभिन्न प्रकार के जो फल होते हैं, सब्जियां होती हैं, इनके संरक्षण की एक स्थायी विधि है।
इस विधि में फल व सब्जियों को क्या करते हैं सभी लोग धूप में सुखाते हैं, और यह विधि जो धूप में सुखाने वाली विधि है आमतौर पर काफ़ी सस्ती विधि है। अगला हमारा प्रश्न है कि बीज में फाइटिक अम्ल और फाइटिन के रूप में भंडारित होने वाला पोषक तत्व किस रूप में जाना जाता है? जिंक, फास्फोरस, बोरान, सल्फर। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? जो बीज में फाइटिक अम्ल और फाइटिन के रूप में जो भंडारित होने वाला पोषक तत्व है वो फास्फोरस के नाम से जाना जाता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब फास्फोरस हो जाएगा। अनाजों का भंडारण करते समय क्या करना चाहिए? सुखाकर अनाज का भंडारण करना चाहिए, पुरानी बोरियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, या भंडारण की जगह का भी उपचार करना चाहिए, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उपरोक्त इसका सही जवाब हो जाएगा। अनाजों को भंडारण करते समय हमें किन किन चीज़ों को ध्यान रखना होगा? अनाज को हम क्या करें? सुखाकर अनाज का भंडारण करें, उसमें नमी ना हो, जिससे जो कीट लगते हैं उनको उनसे उसको बचाया जा सके, सड़ने से बचाया जा सके। हमें पुरानी बोरियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें विभिन्न प्रकार के हमारी फसल को इन्फेक्शन होने का डर रहता है दोस्तों। और भंडारण की जगह का भी उपचार करना चाहिए, जिससे उसमें जो पुराने कीट व्याधियाँ हों उनसे वो सभी समाप्त हो जाए। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला हमारा प्रश्न क्या है कि जूट का अधिक उत्पादन होता है बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। तो जूट का दोस्तों सर्वाधिक क्षेत्रफल और उत्पादन पश्चिम बंगाल राज्य में होता है, वहीं दूसरा स्थान बिहार का है। तो जूट का उत्पादन और जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल प्लस उत्पादन, ये दोनों सर्वाधिक कहाँ हैं? पश्चिम बंगाल में। पूछ क्या रहा उत्पादन? ये बिहार का स्थान कौन सा है? सेकंड स्थान। सेकंड स्थान इसका बिहार का है। अगला हमारा प्रश्न कौन सा है कि प्राचीनतम फसल है मक्का, आलू, गेहूं, धान। तो इसका सही जवाब क्या है कि जो गेहूं है प्राचीनतम फसल मानी जाती है। विकल्प सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न कौन सा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्वर्ती फसल है? कपास, धान, मूंग, या फिर गेहूं। तो दोस्तों मूंग एक प्रकार की अंतर्वर्ती फसल है, ठीक है। अंतर्वर्ती फसल कहते किसे हैं? जो मुख्य फसल के बीच में कम अवधि वाली फसलों को कम अवधि वाली जो फसलें होती हैं उनका उत्पादन अगर हम करते हैं, जिससे हमारी जो मुख्य फसल भी नहीं प्रभावित होती, तो उसे क्या कहा जाता है? अंतर्वर्ती फसल कहा जाता है। अंतर्वर्ती फसल किसे कहते हैं? जो हमारी मुख्य फसल होती है उसमें हमें किसी किसी भी प्रकार की जो कम अवधि की फसल होती है उसको लेना अंतर्वर्ती फसल कहलाता है। तो इसमें कौन सही जवाब हो जाएगा? इसका मूंग सही जवाब हो जाएगा। मूंग जो होगी वो भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि भी करेगी, और हमारी जो मुख्य फसल होगी उस पर विपरीत प्रभाव नहीं छोड़ेगी। तो इसीलिए अंतर्वर्ती फसल का उदाहरण क्या हो जाएगा? मूंग हो जाएगा। पानी में खेती करने के तरीकों को किस नाम से जाना जाता है? जो पानी में खेती करने का तरीका है उसे किस नाम से जाना जाता है? वायु कृषि, हाइड्रोपोनिक कृषि, जियोपोनिक कृषि, या मोनोपोनिक कृषि। तो इसका सही जवाब क्या है? जो पानी में खेती करी जाती है उसमें हमारी मृदा का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो बिना मृदा के जल में जो खेती करना होता है उसे क्या कहा जाता है? हाइड्रोपोनिक कहा जाता है। वहीं जो न्यूट्रोपोनिक होती है उसे क्या कहते हैं? तो न्यूट्रोपोनिक में दोस्तों पोषक तत्वों में खेती करना न्यूट्रोपोनिक कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रोपोनिक किसे कहते हैं? न्यूट्रोपोनिक किसे कहते हैं? तो पोषक तत्वों में खेती करना। पोषक तत्वों में खेती करना। तो न्यूट्रोपोनिक किसे कहा जाता है? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि न्यूट्रोपोनिक क्या है, तो पोषक तत्वों में जो खेती करने की जो क्रिया होगी दोस्तों वह न्यूट्रोपोनिक कहलाएगी। और जो जियोपोनिक होता है तो ज़मीन पर खेती करने का तरीका या विज्ञान होता है। जियोपोनिक क्या होता है? ज़मीन पर खेती करना। जियोपोनिक क्या है? तो
ज़मीन पर खेती करने का एक तरीका होता है, उसे कहा जाता है जियोपोनिक कहा जाएगा, ठीक है। और जो मोनोपोनिक होती है, जो मोनो इसका अपना कुछ खास इस्तेमाल नहीं है दोस्तों। तो हाइड्रोपोनिक जो पूछे जाते हैं उनको ही याद करना है। हाइड्रोपोनिक हो गया जो जल में खेती करी जाती, जियोपोनिक ज़मीन पर खेती करने का तरीका, और न्यूट्रोपोनिक है पोषक तत्वों में खेती करने का तरीका। खैर प्रश्न क्या है कि पानी में खेती करने के तरीकों के क्या कहा जाता है, तो हाइड्रोपोनिक कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है कि मक्का में परागण का ढंग तरीका है, सही तरीका है, स्वपरागण, परपरागण, वानस्पतिक प्रजनन। तो मक्का एक कैसी क्रॉप है दोस्तों, पर परागण इसका एक सही तरीका है। मक्का एक पर परागित किस्म फसल है। मक्के में परागण का ढंग कौन सा होगा, पर परागण होगा। जो मक्के की फसल होती है दोस्तों, मक्के के जो पौधे होते हैं उनमें परागण का जो ढंग होता है पर परागण होता है। पर परागण वाली अगर हम कुछ अतिरिक्त फसलों की बात करें, जैसे पपीता हो गया, पर परागित किस्मों में पपीता हो गया, मक्का आपका हो गया, टमाटर, सेब, ये सभी क्या हैं, ये पर परागित किस्में हैं। स्वपरागित किस्में कौन सी हैं, सूरजमुखी हो गया आपका, सूर्यमुखी। सूर्यमुखी कैसा कैसा पौधा है, एक स्वपरागित, इंपॉर्टेंट है। आप स्व से सा से स्वपरागण और सा से सूरजमुखी ऐसे याद रख सकते हैं। मटर, ये स्वपरागित। वानस्पतिक प्रजनन का इस्तेमाल, वानस्पतिक प्रजनन वाली फसलें कौन कौन सी हो गई आपकी, आलू हो गया, अदरक, गन्ना, ये सभी क्या हो गई, स्वप्रजनित फसल, स्वप्रजनन वाली फसलें हो गई, नहीं दोस्तों, वानस्पतिक प्रजनन वाली फसलें हो गई। तो स्वपरागण वाली अगर फसलों की बात करें, सूरजमुखी, मटर, ये सभी स्वपरागित फसलें हो गई। परपरागित पपीता, मक्का, टमाटर, सेब, ये परपरागित फसलें हो गई। और जो वानस्पतिक प्रजनन की फसलें हो गई, आलू, अदरक, गन्ना, ये सभी वानस्पतिक प्रजनन में शामिल होंगी। पौधा जो फोटोशोषण नहीं करता है, पौधा जो क्या करता है, फोटोशोषण नहीं करता है, वह कौन सा पौधा है, मटर, धान, गेहूँ, मक्का। हमने जो प्रकाश संश्लेषण की क्लासेस करी हुई हैं उसमें जाकर के आप इन सब चीज़ों के बारे में विस्तार से पढ़ सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या है, मक्के के पौधे में फोटोशोषण की क्रिया संपन्न नहीं होती। तो आपका विकल्प डी इसका सही जवाब हो जाएगा। फोटोशोषण की जो क्रिया होती है वह किन में होती है, फोटोशोषण की क्रिया दोस्तों C3 पौधों में होती है, C3 पौधों में होती है। जो मक्का है वो कैसा प्लांट है, C4 प्लांट। तो यह भी पूछा था कि फोटोशोषण किस प्रकार के पौधों में पाया जाता है, C3 प्लांट, C4 प्लांट या फिर कैम प्लांट। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, फोटोशोषण का संबंध C3 प्लांट से होता है। ये बहुत पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक C4 प्लांट का उदाहरण है, तो मक्का एक C4 प्लांट का उदाहरण है। निम्न में से एक समान प्रकार का कार्य किसमें होता है, एक समान प्रकार का जो कार्य होता है किसमें होता है, स्टोमेटा एवं वेंस में, स्टोमेटा एवं वातरंध्रों में, वातरंध्रों एवं स्पेल्स में, और वातरंध्रों एवं जलरंध्रों में। तो इसका सही जवाब क्या है, स्टोमेटा एवं वातरंध्रों में, इसका विकल्प भी सही जवाब हो जाएगा। रंध्रों से आमतौर पर दोस्तों 80 से 85% का हमें वाष्पोत्सर्जन देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि हमारा उच्चतम प्रकाश संश्लेषण किस में होता है। कह रहा है कि जो उच्चतम प्रकाश संश्लेषण है वह किस में होता है, लाल प्रकाश में, नीला प्रकाश में, हरा प्रकाश में या सभी में। तो यह भी हमने जैव तकनीकी जो जो आपने टॉपिक दिया गया है उसमें प्रकाश संश्लेषण एक अलग से टॉपिक दिया हुआ है। तो उसमें हमने प्रकाश संश्लेषण में ये विभिन्न प्रकार के जो रंग हैं उनकी जो रेंज है, तरंग दैर्ध्य है, उस सब के बारे में विस्तार पूर्वक हमने पढ़ाई करी। तो उसको जाकर के आप जरूर करें, क्लासेस प्लेलिस्ट में उसमें दी हुई। तो इसकी जो रेंज है दोस्तों लाल प्रकाश में सर्वाधिक होती है। उच्चतम प्रकाश संश्लेषण इसमें होता है तो लाल प्रकाश में सर्वाधिक होता है, फिर उसके बाद में नीले प्रकाश का होता है, फिर उसके बाद में हरे प्रकाश का होता है।
उच्चतम जो क्रम है वो क्या है? उच्चतम क्रम है लाल, लाल प्रकाश, फिर उसके बाद नीला प्रकाश, फिर उसके बाद हरा प्रकाश। तो उच्चतम प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? क्रमवार की बात करें तो सर्वाधिक लाल में, फिर उसके बाद नीले में, और फिर उसके बाद हरे प्रकाश में होता है। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहने वाली है दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोगों को चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी और आप प्रश्नों को हल कर पा रहे होंगे। मिलते हैं हम सभी लोग अगले दिन अगले लेक्चर में। यह प्रैक्टिस सीरीज आपकी कंटिन्यू रहेगी। धन्यवाद।